Hello everyone. Now let's continue our discussion with question number second. क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका जो है वो सीपीसी डील करता है। बेसिकली क्वेश्चन में हुआ क्या या केस में हुआ क्या। केस में ये हुआ कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में एक सूट फाइल किया था जिसका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। ठीक है, अब कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद डिफेंडेंट को वो बात माननी थी जो कॉम्प्रोमाइज़ सूट में एंटर हुआ। अब प्लेंटिफ को वो बात मनवानी थी। डिफेंडेंट ने वो बात नहीं मानी जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था। प्लेंटिफ ने केस कर दिया वापस से। ठीक है कि जी कॉम्प्रोमाइज़ हमारा एंटर हो गया था, कोर्ट के सामने एंटर हुआ था। ठीक है, कोर्ट के जो ऑर्डर है, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वो उस ऑर्डर में भी लिखा हुआ है। किसकी? डिफेंडेंट की स्टेटमेंट है कि हमारा कॉम्प्रोमाइज़ एंटर हो गया, मैं ऐसे ऐसे बातें मानूंगा। ठीक है, फिर भी इसने वो बात नहीं मानी। अब क्या हुआ? अब बेसिकली जब कॉम्प्रोमाइज़ एंटर होता है ना पार्टीज़ के बीच में सिविल केस में, तो ऑर्डर 23 रूल 3 आता है उसमें। ठीक है, जो कोर्ट को मानना पड़ता है। ये कोर्ट के लिए है। ठीक है, क्या है आओ देखते हैं। उससे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं रादर। ठीक है, कि दोनों पार्टी का कहना क्या था। द प्लेंटिफ बेस्ड ऑन एन अर्लियर कॉम्प्रोमाइज रिकॉर्डेड बिटवीन द पार्टीज बिफोर द कोर्ट फाइल्ड अ फ्रेश सूट फॉर पोजेशन एंड टेम्पररी इंजंक्शन अगेंस्ट द एपेलेंट और डिफेंडेंट। टेम्पररी इंजंक्शन और पोजेशन के लिए उसने फ्रेश सूट फाइल करी डिफेंड, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ के बेस पर। ठीक है, ऑन द बेस्ड ऑफ। ठीक है, डिफेंडेंट काउंटर्ड प्लेंटिफ्स कंटेंशन, उसने काउंटर करी और आर्ग्यू करा कि कॉम्प्रोमाइज मेड बिटवीन द पार्टीज इन एन अर्लियर सूट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज देयर वाज नो कॉम्प्रोमाइज डिक्री passed by the court because of non-compliance of 23 रूल 3। तो 23 रूल 3 के कोर्ट द्वारा फॉलो ना करने की वजह से जो कॉम्प्रोमाइज़ एंटर किया था वो वैलिड नहीं है। आओ और 23 रूल 3 देखते हैं। ये ऑर्डर 23 है सीपीसी का, जो कहता है विड्रॉल एंड द एडजस्टमेंट ऑफ द सूट। अब एडजस्टमेंट कैसे कर रहे हैं? या तो विड्रॉ कर लो केस को, बात खत्म, या एडजस्ट कर लो। वो एडजस्ट कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ को, कॉम्प्रोमाइज़ की फॉर्म में। वेयर इट इज़ प्रूव्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट दैट अ सूट हैज़ बीन एडजस्टेड होली और इन पार्ट बाय एनी लॉफुल एग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, इन राइटिंग एंड साइंड। यहाँ मामला ख़राब हो गया। ठीक है, यहाँ मामला ऐसे ख़राब हो गया कि आपको अगर दो पार्टीज़ के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज़ सूट एंटर हुआ है तो राइटिंग में और साइंड होना चाहिए। यहाँ क्या हुआ? आप दोनों ने, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ने, कोर्ट के सामने गए, कोर्ट के सामने अपने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दी। क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दी? कि जी हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है और हम ऐसे से बात करेंगे। ठीक है, ना वो कॉम्प्रोमाइज़ सूट एंटर, ना कॉम्प्रोमाइज़ जो थी वो राइटिंग में हुई, ना उन्होंने साइन करे। कोर्ट का ऑर्डर जो होता है ना वो पार्टीज़ को साइन नहीं करना होता, तो ना वो साइन थी ना वो राइटिंग में हुए दोनों के। यहाँ मामला ख़राब हो गया। तो ऑर्डर 23 रूल 3 ठीक से कंप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज़ ही ख़राब हो गया। आगे देखते हैं कोर्ट को क्या करना होता है। और वेयर डिफेंडेंट सेटिस्फाइड द प्लेंटिफ इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस एंड दिस, द कोर्ट शैल ऑर्डर, यहाँ देखो ध्यान से, द कोर्ट शैल ऑर्डर सच एग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ और सेटिस्फैक्शन टू बी रिकॉर्डेड, टू बी रिकॉर्डेड एंड सच एंड शेल पास अ डिक्री। तो ये डिफेंडेंट कहना था कि आपने कॉम्प्रोमाइज डिक्री नहीं फाइल करी इन अकॉर्डेंस विद देयर विद। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। अब कोर्ट के सामने सवाल उठ गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या कि क्या पूरा कॉम्प्रोमाइज डिक्री ही हटा दो? क्या वैलिडिटी क्या है ऑर्डर 23 रूल 3 की? एक बात समझो इससे पहले, इसमें डिक्री या जो कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री ना फॉलो करने की वजह से ऑर्डर 23 रूल 3 का कंप्लायंस नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है। मतलब प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है, डिफेंडेंट ने मना नहीं किया है कि कॉम्प्रोमाइज़ एंटर नहीं करा था मैंने, दोनों मान रहे हैं, तो प्लेंटिफ तो इसमें ऑलरेडी जीत चुका है। लेकिन प्रोसीजर के लैक होने की वजह से क्वेश्चन अराइज हो गया, तो रिजॉल्व तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा इसको।
राइट। तो प्लेंटिफ जीता कि डिफेंडेंट जीता, बात वो नहीं है। यहाँ बात ये है कि लॉ पे सवाल उठ गए जो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट क्या कि अ कॉम्प्रोमाइज डीड कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अनलेस इट इज़ रिड्यूस्ड टू राइटिंग एंड साइंड बाय द पार्टीज। तो कोर्ट ने कहा कि खाली कोर्ट के सामने स्टेटमेंट देने से, रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट, सेटलमेंट और कॉम्प्रोमाइज कैन नॉट बी सेड टू अराइव, नहीं माना जाएगा, आपको राइटिंग में करना ही पड़ेगा। तो बात क्लियर है। तो कोर्ट के लिए थे ये, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट्स के लिए था ये, कि आपको वो चीज़ राइटिंग में और साइंड में, साइंड होनी चाहिए पार्टीज द्वारा, तभी। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। तो आज के बाद से कभी भी जितने भी एडवोकेट्स हैं या जो भी लॉ एस्पिरेंट्स हैं, वो कभी भी किसी भी दो पार्टीज़ के वकील इंटर्न बनोगे या आगे जाके एडवोकेट हो, तो कॉम्प्रोमाइज़ एंटर करवाओगे तो काइंडली रिड्यूस इन राइटिंग एंड साइन बाय द पार्टीज़। उसके बाद कोर्ट को उसको रिकॉर्ड पे लेने देना और अपना ऑर्डर पास करने देना। I hope this was another informative video to everyone, and in the next video we will discuss the question number 3, जो कि आपका डील करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के चेक बाउंस के केस को लेकर। बहुत केस होते हैं चेक बाउंस को लेकर, बहुत केस होते हैं, अलग अलग कोर्टें बैठ रही हैं, और दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू। जैसे बेल मैटर है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी बेल मैटर को लेकर बोला, ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चेक बाउंस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा बोला है कि एक बहुत बड़े इशू है, बहुत केसेस आते हैं, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या लॉ आया वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।